नहीं, मैं आपको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है कि आपको पता होगा कि हम सब लोग अयोध्या में है और कल शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी का कल दोपहर लगभग 2 बजे आगमन होगा अयोध्या में, लखनऊ से। और उनका कार्यक्रम इस प्रकार से है कि सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा, वहाँ से वो सीधा अयोध्या आगमन होगा उनका। इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे कल, जो रामनगर में है। उनका कार्यक्रम पहले से तय है, क्योंकि मुंबई में इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है, हेडक्वार्टर है। तो इस्कॉन के प्रमुख स्वामी जी ने उनको अयोध्या के इस्कॉन मंदिर में आने का निमंत्रण दिया है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से सीधे आएंगे होटल पंचशील। कल 3:30 बजे जो मुख्य सभागृह है, वहाँ हॉल है, वहाँ उनकी प्रेस वार्ता होगी। 4:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए जाएंगे। 5 बजे जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। और वहाँ से जहाँ राम जन्मभूमि पर जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, वहाँ भी विजिट होगी उनकी। 6 बजे आदित्य जी जाएंगे लक्ष्मण किला। और 6:45 बजे नया घाट में सरयू की आरती होगी और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा पूरे अयोध्या में, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक आदित्य ठाकरे जी का स्वागत का पूरा इंतजाम हुआ है। कल मुझे अयोध्या नगरी से बहुत से वहाँ के प्रमुख संत और महंत मिले, कार्यकर्ता मिले बहुत से पार्टियों के, और सभी ने आदित्य ठाकरे जी का स्वागत करने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन कल समय की कमी है, इसलिए हम ज़्यादा इस कार्यक्रम को महत्व नहीं दिया है। लेकिन रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी, लक्ष्मण किला और बाद में सरयू की आरती, ये प्रमुख कार्यक्रम कल हो गए। बोलिए। ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना की भूमिका क्या? अभी अयोध्या में राष्ट्रपति चुनाव कहाँ से आ गए? संजय सिंह कल मिले हैं शरद पवार से। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता हैं। और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है, तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहाँ पहुँचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जो ममता बनर्जी ने बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सभी जो विरोधी दल है, गैर भाजपा शासित राज्य है, सबको बुलाया है। शरद पवार भी वहाँ पहुँचेंगे, नेतृत्व करेंगे उस बैठक का। हमको भी निमंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली कल नहीं जाएंगे और हम सब लोग अयोध्या में हैं। फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में तय होगा रणनीति राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। लेकिन फिलहाल हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे। मांग की थी कि शरद से राष्ट्रपति के लिए एक दावेदार है। दावेदार नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा था, मैंने कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए। ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैम्प चाहिए तो बहुत लोग
क्यू में खड़े हैं। आपण मराठीत प्रश्न विचारा, मी मराठीत उत्तर देईन। अयोध्येत बताइए। मैं प्रधानमंत्री जी के इस ट्वीट का और इस पहल का स्वागत करता हूं कि कभी हमारे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ जॉब देने की बात की थी एक साल में, फिर भारतीय जनता पार्टी ने यही आंकड़ा 5 करोड़ तक बढ़ाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम कितने 10 लाख अच्छा 10 लाख की बात की है। तो 10 लाख की बात पर कायम रहे। अगर 10 लाख लोगों को नौकरी मिलती है तो ज़रूर हम उनका स्वागत करेंगे। ये कोई विरोध करने वाली बात नहीं है। अगर किसी को रोज़गार मिलता है, रोज़गार देने की बात होती है, तो सरकार की इस पहल का स्वागत करना। शरद पवार सर्वसंमतीने एक मोठे नेते आहेत, तुम्ही याआधी सुद्धा मागणी केली होती, संपादकीय तुम्ही मागणी केली होती। आपण सगळे अयोध्येमध्ये बसलेलो, श्रीरामाची भूमी आहे। श्रीराम हा एक आदर्श राजा होता, त्यागमूर्ती होता। त्याने एक आदर्श राज्य निर्माण केलं। याचं कारण त्याचं प्रशासन हे उत्तम होतं। बात अयोध्या की कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ, मी असं समजतो की जर या देशाला एक आदर्श राष्ट्रपती हवा असेल, एक उत्तम प्रशासक हवा असेल, तर सरकारनं राष्ट्रपती निवडावा, रबर स्टॅम्प निवडू नये, एवढीच माझी भूमिका आहे। आणि शरद पवार साहेब हे आज या देशातले एक प्रमुख नेते आहेत, सगळ्यात अनुभवी नेते आहेत। संसदीय लोकशाहीमध्ये गेले 50-55 वर्ष अजिंक्य असलेले प्रत्येक निवडणुकीत असे नेते आहेत। राज्यकर्त्यांचं जर मन मोठं असेल तर ते राष्ट्रपती निवडतील, नाहीतर खुजे लोक निवडतील, असं मी म्हणतोय। पण अर्थात माननीय शरद पवार साहेबांनी या सगळ्या गोष्टीला मान्यता दिली पाहिजे, तरच पावलं पुढे पडू शकतात। हो, मी नक्कीच म्हटलं आहे। राष्ट्रपती पदासाठी पवारांनी पुढे यायला पाहिजे किंवा त्यांचं नाव असावं असं तुम्हाला वाटतंय? दोन्हीपैकी कुठल्या पदासाठी त्यांची जास्त आवश्यकता? दोन्ही पदांसाठी। जेव्हा विरोधी पक्षांचा ऐक्याचा प्रश्न होता, तेव्हा मी असं म्हणालो होतो की कोणीतरी प्रमुख व्यक्तीनं, प्रमुख नेत्यानं ही धुरा सांभाळायला हवी आणि त्यासाठी काँग्रेस पक्षानं पुढाकार घेतला पाहिजे, हे माझं वक्तव्य होतं। तेव्हाही ते माझं वक्तव्य योग्य होतं। आणि आज जर राष्ट्रपती पदासाठी सगळे विरोधक एकत्र येत असतील आणि सत्ताधारी पक्षाच्या संदर्भातले काही प्रमुख लोकांनासुद्धा असं वाटत असेल की या देशाला एक उत्तम राष्ट्रपती मिळावा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, प्रणवबाबू मुखर्जी यांच्याप्रमाणे, तर एकच नाव समोर येत आहे, ते म्हणजे माननीय शरद पवार। हे मोदीही मान्य करतील। राऊतसाहेब, आपण असं म्हणालात की मोदींनी मोठं म्हणून दाखवावं। मी मोदींचं नाव नाही घेतलं, मी सत्ताधाऱ्याने म्हटलं। तुमच्या तोंडचे वाक्य माझ्या तोंडी आपण घालू नका कृपा करून। पण मग या विरोधी पक्षामध्ये एक मत आहे का की पवारांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढावी किंवा सहमतीने त्यांना करण्यात यावं? उद्या त्या संदर्भात बैठक आहे। माझं जेव्हा माननीय पवार साहेबांशी या विषयावर थोडं बोलणं झालं, तेव्हा मला त्यांची इच्छा दिसली नाही ही निवडणूक लढण्याची, हे मी सांगतो। मी जेव्हा त्यांना विचारलं की आपण इच्छुक आहात का, तेव्हा त्यांची इच्छा मला दिसली नाही। तरीही ते स्वतः उद्याच्या बैठकीला उपस्थित आहेत, इतर अनेक पक्ष उपस्थित आहेत, नेते उपस्थित आहेत, आणि मला असं वाटतं त्यावर आधी चर्चा होईल आणि उमेदवार कोणी ठरेल। मी माझं मत सांगितलं की शरद पवार या देशातले सर्वोच्च नेते आहेत। म्हणजे या क्षणाला असं सत्ता पक्षामध्ये शिवसेनेचं ठाम मत आहे की नाही, हे तुमचं मत आहे। अनेक इतर पक्षांनी सुद्धा ही भूमिका व्यक्त केलेली आहे। आपने व्यक्त केलेली आहे, ममता बॅनर्जी यांनी व्यक्त केलेली आहे, आणि आम्ही व्यक्त केलेली आहे। हे आम्ही 3 प्रमुख पक्ष आहोत त्या देशातले। इतरसुद्धा पक्ष या आमच्या प्रवाहात सामील होऊ शकतात। ज्या पद्धतीने गांधी घराण्यावर ईडीची सध्या कारवाई दिसते, राहुल गांधी यांना काल आणि आज ईडी चौकशीला सामोरं जावं लागतंय, नेमकं आत्ताच हे का होते असं तुम्हाला वाटतं? आताच नाही, गेल्या 8 वर्षापासून होत आहे। आता कुठे होत आहे? 8 वर्षापासून अशा प्रकारच्या सुडाच्या राजकारणासंदर्भातल्या घडामोडी होत आहेत। फक्त गांधी घराणं कशाला,
जे जे या सरकारच्या विरोधात आहेत, जे जे स्वतंत्र आणि परखड भूमिका घेत आहेत, जे या सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, त्या प्रत्येकाला अशा छळाला सामोरं जावं लागतं आहे. पण इतकं करूनही कोणीही त्यांच्यासमोर झुकायला, वाकायला आणि मोडून पडायला तयार नाही. ही या देशाची लोकशाही आहे. चला, धन्यवाद. बोलिए, आपका क्या है भाई? सर, सवाल ये कि राज ठाकरे जी अयोध्या आ रहे थे, आ नहीं पाए। आदित्य ठाकरे जी आ रहे थे, क्या आदित्य ठाकरे जी की अयोध्या यात्रा के कोई राजनीतिक नेतार्थ हैं? हम पहली बार तो नहीं यहाँ आ रहे हैं ना. हम तो, आपको पता होगा, इस आंदोलन से, अयोध्या के आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारा पक्ष है, शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे है. तब से शिवसेना का यहाँ आना जाना है. और जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं थी तब भी उद्धव ठाकरे आए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे. हम तो हमेशा आते हैं. तो आदित्य ठाकरे से यहाँ आने का कोई राजनीतिक मतलब मत निकालिए. 2 साल से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन कोविड का काल था, थोड़ा सा माहौल ख़राब था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है. तो हमको लगा कि हमको एक बार रामलल्ला का दर्शन लेकर महाराष्ट्र में नए काम के लिए शुरुआत करनी चाहिए. सवाल है, एक आखिरी सवाल और है कि राहुल गांधी को लेकर कि ईडी पे, राहुल गांधी को जो ईडी के सामने पूछताछ हो रही है, उस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है. इस पे आप शिवसेना क्या स्टैंड है? सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश के सभी जो राजनीतिक दल है, सभी ने हमलावर होना चाहिए. लेकिन लगभग सभी इस देश के राजनीतिक दल और नेता जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को सवाल पूछते हैं, उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से हमले कर रही है या उनको उनका छल किया जा रहा है. ये देश के लिए ठीक नहीं है. इतकी चितळे प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने फटकारले. त्यांचं असं म्हणणं आहे, जर अशा प्रकारे आक्षेपार्ह वक्तव्य सोशल मीडियावर केले जात असतील तर असे गुन्हे किती दाखल करत जाणार, त्यांना या सगळ्यापासून परावृत्त केलं पाहिजे. ठीक आहे, कोर्टाचा निकाल आहे, सरकार त्या संदर्भात भूमिका घेईल. बुद्धीने केलं जातं तर मला असं वाटत नाही महाराष्ट्र सरकार सूडबुद्धीने वागत आहे. महाराष्ट्र सरकार हे कायद्यानं काम करणारं सरकार आहे. राज्यात कायद्याचं राज्य आहे. राऊत साहेब, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौऱ्यावर राजभवनात जो कार्यक्रम होतोय त्यात पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकत्र एका व्यासपीठावर आहे. बऱ्याच दिवसांनी हा योग त्यात आश्चर्य वाटावं असं काय आहे? देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचे स्वागत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री करताय, ही चांगली गोष्ट आहे. स्वागताला पण नसतं. राजशिष्टाचार आहे तो. आणि मुख्य म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये संबंध फार मधुर आहेत. हे फक्त राजकीय संबंध नाही आहेत, अनेक वर्षापासूनचे त्यांचे संबंध आहेत. आता हे संबंध चांगले असल्याबद्दल जर कोणाला वाईट वाटत असेल तर त्यांचा प्रश्न. स्वतः स्वागताला सुद्धा जातात. आनंदाची गोष्ट आहे ना. तुम्हाला आश्चर्य का वाटावं यासाठी? हा एक राजशिष्टाचार आहे. धन्यवाद.